पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। आज हम आपके लिए पावर सेक्टर के ऊपर Q3 2023 की अपडेट यानी जुलाई से सितंबर के क्वार्टर की अपडेट लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम पावर सेक्टर की कंपनीज की रेटिंग्स 3 तरह से करेंगे। पहले सेक्शन में हम उनकी प्राइस अर्निंग निकालेंगे और उसके हिसाब से उनकी रेटिंग करेंगे। प्राइस अर्निंग निकालने के लिए पिछले 4 क्वार्टर्स का जो ईपीएस है वो टोटल करके हम उसको 12 महीने का ईपीएस कंसीडर करेंगे, चाहे वो फाइनेंशियल ईयर 24 में आ रहा हो या 23 में। तो पिछले 12 महीने की ईपीएस टोटल करेंगे और प्राइस को उससे डिवाइड करेंगे तो प्राइस अर्निंग निकल आएगी। जिसकी ये कम होगी वो ज्यादा अच्छा। दूसरे सेक्शन में हम रिसीवेबल्स की डिटेल्स देखेंगे कि इन कंपनीज के रिसीवेबल्स कितने पेंडिंग हैं, हुकूमत ने कितने रिसीवेबल्स देने हैं, और उस रिसीवेबल्स में से हम इनकी लायबिलिटीज निकाल के उसका इम्पैक्ट कितना बन रहा है और उस हिसाब से उसकी पर शेयर वैल्यू निकाल के उसकी रेटिंग करेंगे। ये हमने लास्ट टाइम भी की थी। और तीसरी एक हम रेटिंग करेंगे तमाम इन कंपनीज की बुक वैल्यू निकाल के और उसके मुताबिक रेटिंग क्या है। अच्छा, हमने जैसे पिछली दफा भी जिक्र किया था, हम इसमें हब को शामिल नहीं कर रहे क्योंकि हब का थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट है। उसकी इंडिविजुअल असेसमेंट इतना अच्छा कंपनी का फ्यूचर रिफ्लेक्ट नहीं करती क्योंकि उसकी बहुत सारी सब्सिडरीज हैं और उतना डिटेल में हमारे पास थोड़ी इंफॉर्मेशन लिमिटेड है, तो हमने उसको इसका पार्ट नहीं रखा। आप उसकी असेसमेंट खुद कर लें या अपने ब्रोकर से करवा लें। तो सबसे पहले है जी आल्टन एनर्जी। लेकिन आल्टन एनर्जी को हम इंडिविजुअल देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अपने सब्सिडरी की इनकम की बेसिस पे चल रहा है, तो इसका हम सिर्फ, और एक ही सब्सिडरी है तो इसका हम सिर्फ कंसोलिडेटेड देखेंगे। तो कंसोलिडेटेड अगर ये देखें, यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉलम में कि हमने हर क्वार्टर की जो अर्निंग्स हैं वो यहाँ पे लिख दी हैं और उनका टोटल जो आ रहा है वो 12 महीने का वो ये बन रहा है। और उसके बाद उसकी प्राइस 10 नवंबर की आ गई और प्राइस अर्निंग यहाँ से निकल आई और रेटिंग हम अभी छुपा देते हैं, रेटिंग हम आखिर में देखेंगे। अच्छा, एक डिस्क्लेमर शुरू में ही कि फिर से डेटा बहुत ज़्यादा है, कभी कभार लिखने में गलती हो सकती है, तो किसी भी कंपनी के बारे में अगर आपने फैसला करना हो तो एक दफ़ा डेटा को वैलिडेट ज़रूर करें। हर कंपनी क्वार्टरली अपनी अर्निंग्स बताती है, तो आप क्वार्टरली अकाउंट से उनकी अर्निंग्स देख सकते हैं। और Q4 की अर्निंग इस तरह देखनी होती है कि पूरे साल का रिजल्ट जब आता है उसमें से जो थर्ड क्वार्टर का यानी कि 9 महीने का रिजल्ट माइनस कर दें तो Q4 की अर्निंग आ जाती है। तो पिछले 12 महीनों में आल्टन एनर्जी की ईपीएस है 10.09, उसकी प्राइस है 23.91 और उस हिसाब से प्राइस अर्निंग बन रही है 2.37। ईपीक्यूएल की अर्निंग आ रही है 7.84, इसकी प्राइस है 28.9 और प्राइस अर्निंग है 3.69। कोहिनूर एनर्जी, उसकी 12 महीने की ईपीएस बन रही है 9.25, प्राइस है 36.44 और प्राइस अर्निंग है 3.94। कैपको, उसकी 12 महीने की ईपीएस है 3.44 क्योंकि इनका भी वो बिजनेस नहीं चल रहा ना, इनका भी लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ। प्राइस है इसकी 26.47 और प्राइस अर्निंग है 7.69। इसकी प्राइस अर्निंग ज्यादा है, उसी हिसाब से इसकी रेटिंग भी कम आएगी, लेकिन पॉइंट यही है कि सिर्फ एक फैक्टर की बेसिस पे कंपनी का फैसला नहीं करना होता। इनके पास जो फंड्स बहुत ज्यादा हैं जिसकी आगे हमें पता लगेगा, तो उसके मुताबिक ये इस प्राइस पे लाल पीर 12 महीने की ईपीएस है 11.37। और ये भी आप साथ साथ देख लें, हम हर एक का बता नहीं रहे, लेकिन इसका ये कंसिस्टेंट चल रहा है। कुछ का ऊपर नीचे होता रहता है लेकिन इसका कंसिस्टेंट चल रहा है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे भी हो सकता है कंसिस्टेंट चलता रहे। प्राइस इसकी है 17.35 और प्राइस अर्निंग है 1.53। एनसीपीएल 12 महीने का ईपीएस है 11.93, प्राइस है 24.65 और प्राइस अर्निंग है 2.07। इसका भी कंसिस्टेंट चल रहा है। एनपीएल 12 महीने की ईपीएस है 13.01, कंसिस्टेंट चल रहा है। प्राइस है 27.95, प्राइस अर्निंग है 2.15। पीकेजीपी, इसकी 12 महीने की ईपीएस है 17.08, इसका प्रॉफिट काफी बेहतर बाकियों से चल रहा है और इसका भी कंसिस्टेंट है।
प्राइस है 37.5, प्राइस अर्निंग है 2.2। सैफ पावर ईपीएस इसकी सबसे बुरी चल रही है, 12 महीने की ईपीएस है 1.12, प्राइस है 18.84 और प्राइस अर्निंग है 16.82। तो अब वक्त आया है जी रेटिंग का। तो इसके मुताबिक नंबर 1 रेटिंग बन रही है एलपीएल की, सबसे कम उसका प्राइस अर्निंग है और इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा चीप शेयर पावर सेक्टर में यही है। नंबर 2 एनसीपीएल, वैसे तो 25 रुपए पर है लेकिन अर्निंग अच्छी चल रही है, इस वजह से इसकी प्राइस अर्निंग अच्छी है। एनपीएल ये नंबर 3 पे आ रहा है, पीकेजीपी नंबर 4 पे आ रहा है, लेकिन 37.5 है, फिर भी इसकी प्राइस अर्निंग काफी कम है। ये इसकी ईपीएस बाकी सबसे बेहतर जा रही है, उस हिसाब से ये इस प्राइस पे भी सस्ता है। वैसे तो बहुत ऊपर है लेकिन फिर भी इस प्राइस पे इस हिसाब से लिया जा सकता है। नंबर 5 पर है जी आल्टन एनर्जी, नंबर 6 पर है जी ईपीक्यूएल, नंबर 7 पर है कोहिनूर एनर्जी, नंबर 8 पर है कैपको, लेकिन इसका हमने आपको पहले ही बता दिया कि इसकी अर्निंग क्यों नहीं आ रही, तो कैपको की असेसमेंट के लिए प्राइस अर्निंग इज नॉट द राइट मेथड। और आखिर में आ रहा है एसपीडब्ल्यूएल, क्योंकि उसकी अर्निंग ओवरऑल काफी कम हो रही है। अगर आप नॉवल पढ़ने के शौकीन हैं तो हमारा नॉवल लोग क्या कहेंगे सईद बुक से खरीद सकते हैं। अब चलते हैं जी सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 में जो है हम आपको पहले एक इंफॉर्मेशन देंगे और फिर आपको रेटिंग बताएंगे। इंफॉर्मेशन ये सिर्फ एक बताने के लिए, समझाने के लिए कि क्या पावर कंपनीज को पैसे आहिस्ता आहिस्ता मिल रहे हैं या नहीं। उसके लिए तरीका क्या होता है, आप सिंपल जो पिछला क्वार्टर है यानी कि जून वाला क्वार्टर है उसके रिसीवेबल्स अमाउंट उठाएं, आल्टन एनर्जी के हैं 9.1 बिलियन, उसमें जितनी भी इनकी इस क्वार्टर में सेल्स हुई वो आप ऐड करें और उसमें से जितना भी रिसीवेबल्स सितंबर में आ रहा है वो आप लेस करें। इसका मतलब है जो बाकी बचेगा वो पैसा हुकूमत ने इनको दिया, यानी कि रिसीवेबल्स जून में जितने थे और वो सितंबर में कितने हैं, उनकी ये सिर्फ एक रिकंसिलिएशन है। जितनी भी सेल्स होती हैं हुकूमत से वो पैसे लेने होते हैं। तो क्वार्टर के शुरू के रिसीवेबल्स प्लस उसमें जितनी उस क्वार्टर में सेल्स हुई वो भी रिसीवेबल्स बन जाएंगे, वो हो गए टोटल रिसीवेबल्स, और माइनस जो क्वार्टर के आखिर में रिसीवेबल्स हैं, तो हमारे पास ये अमाउंट आएगी कि कैश हुकूमत ने कितना दिया। तो ये सिर्फ बताने के लिए कि इनकी सेल्स इस क्वार्टर में 1 बिलियन हुई है लेकिन इनको कैश 3.6 बिलियन मिला है और इसी की वजह से उन्होंने डिविडेंड भी दिया है। लेकिन ये इट्स अ गुड साइन कि हुकूमत इनके पैसे दे रही है। फिर उनके यहाँ पे हमने करंट एसेट्स लिख दिए, फिर करंट लायबिलिटीज लिख दी। ये आप चाहें तो वैलिडेट कर सकते हैं अकाउंट्स में से, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज लिख दिए। और यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जब भी ये रिसीवेबल्स हुकूमत से सारे मिलेंगे वो मिलाकर इनके पास नेट कैश कितना होगा, तो वो होगा 10.5 बिलियन। और ये करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज अगर रिसीवेबल्स से ऊपर है, जिस भी कंपनी का ऊपर है वो ज्यादा अच्छा है। अब 10.5 बिलियन के अमाउंट को शेयर से डिवाइड किया तो उसकी पर शेयर वैल्यू निकल आई, लेकिन इन्होंने सितंबर के बाद एक और डिविडेंड दिया है, तो हम फ्यूचर असेसमेंट के लिए उस डिविडेंड को निकाल के हम देखेंगे, इसकी रेटिंग करेंगे। और फैक्टर हम इसी तरह निकालेंगे कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज माइनस ऐसा डिविडेंड जो क्वार्टर 3 के बाद दिया, उसको शेयर प्राइस से डिवाइड करें तो एक फैक्टर आ जाएगा। और जिस भी कंपनी का ये फैक्टर बड़ा हुआ वो ज्यादा अच्छी। यानी आप यूं समझ लें कि 24 रुपए शेयर की वैल्यू है और 24 रुपए इनके पास होंगे अगर ये अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को बेच दें तब। अगर सिर्फ ये अपने करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज अदा कर दें, यानी 24 रुपए इसकी शेयर की वैल्यू है और करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज निकाल दें तो वो भी 24 रुपए बनते हैं। यानी ये 24 रुपए आप समझ लें कि कंपनी के पास आहिस्ता आहिस्ता आपको देने के लिए मौजूद हैं। जरूरी नहीं 1 साल में दें, 3-4 सालों में भी दे सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही खुशाइन बात है कि जितनी शेयर की प्राइस है उससे ज्यादा पैसे उनके पास उनके नेट करंट एसेट्स में पड़े हैं। अब देखें जी ईपीक्यूएल का। ईपीक्यूएल का अगर रिसीवेबल्स में से हम वो सेल्स देखें तो इसकी इस क्वार्टर में सेल्स हुई हैं 3.8 बिलियन और हुकूमत से कैश मिला है 4.8। इसका मतलब यही हुआ कि सेल्स जितनी हुई हैं उससे ज्यादा कैश मिला है, तो पुराने पैसे आहिस्ता आहिस्ता मिल रहे हैं। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज निकाल दें और उसमें से डिविडेंड जो भी इन्होंने दिया वो भी निकाल दें, तो इसका जो फैक्टर बन रहा है वो है 0.37। अब है जी कोहिनूर एनर्जी, और यहाँ पे देखें
इनके सितंबर के रिसीवेबल्स हैं 9.5 बिलियन और करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज है 4.09 बिलियन। इसका मतलब है जो रिसीवेबल्स के पैसे मिलेंगे उसमें से 5.5 बिलियन तो इनकी लायबिलिटीज में अदा हो जाएंगे। तो उस हिसाब से इस कंपनी के लिए ये इतना अच्छा नहीं है, यानी कि इसकी लिक्विडिटी आल्टन एनर्जी के मुकाबले में हल्की है। अब कोहिनूर एनर्जी को देखते हैं। इनकी भी इस क्वार्टर में सेल्स तकरीबन 3.9 बिलियन हुई और कैश मिला 3.1 बिलियन। तो सेल्स थोड़ी ज्यादा हुई, कैश कम मिला, लेकिन ठीक मिल रहा है। और इनका करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज निकालें तो इनका भी वो रिसीवेबल से कम बनता है। तो आप ये समझ लें कि अगर ये रिसीवेबल सारे के सारे इनको मिल गए 3.1, तो लायबिलिटीज अदा करने के बाद वो बचेंगे 2.9। तो इस तरीके से इसको समझा जा सकता है। और करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी की पर शेयर वैल्यू निकालें तो 17.5 बनती है और फैक्टर है 0.48। ईपीक्यूएल का था 0.37। अब है जी कैपको। कैपको के तो सेल्स कुछ नहीं हुई, ये तो हमें पता है कि काम नहीं चल रहा, लेकिन रिसीवेबल्स कम हो इसका मतलब उनको भी अच्छे खासे पैसे मिले और ये आगे पैसे मिलते जाएंगे तो वो डिविडेंड जारी रखेंगे। लेकिन सेल्स नहीं हुई तो आहिस्ता आहिस्ता ये पैसे खत्म हो जाएंगे। 2-3 सालों में अगर इसी तरीके से वो 8-8 रुपए का डिविडेंड देते रहें तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी वैल्यू कम होती रहेगी। तो अभी तमाम शेयर्स की तरह इसमें भी तेजी आई हुई है, लेकिन देखें ये तेजी वक्ती है या आगे जाएगी, क्योंकि जब तक उनका कोई नया प्लान नहीं आता ये तेजी असूली तौर पर इतनी बनती नहीं। लेकिन अभी तो हर जगह ही तेजी है, तो क्या कह सकते हैं। बहरहाल ये देखें, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज निकाल दें तो 67.6 बिलियन बनते हैं इनके पास। रिसीवेबल्स मिलने के बाद भी इनके पास कैश बहुत है, वो ऐसे मसला कोई नहीं है लॉन्ग टर्म में। तो वो उसकी पर शेयर वैल्यू बनती है 76.89। तो इतना ज्यादा इनके पास कैश है, लेकिन क्योंकि 5 रुपए का डिविडेंड बाद में दिया तो 71.89 ये बनेगी और फैक्टर है 2.72। फिर है जी लालपीर। इसको देखें तो इसकी सेल्स बहुत जबरदस्त हुई हैं इस क्वार्टर में 8 बिलियन की, और इसके क्वार्टर के खत्म होने पे रिसीवेबल ज्यादा हैं। तो एक तरफ तो ऐसा लग रहा है कि इसको पैसे कम मिले हैं, वैसे तो बहुत मिले हैं लेकिन सेल्स के मुकाबले में कम मिले हैं। लेकिन इसकी एक दूसरी साइड है कि क्योंकि सेल्स ज्यादा हुई हैं तो आगे ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज निकाल दें तो काफी ठीक ठाक अमाउंट बनती है। इसका मतलब है जो रिसीवेबल्स इनके मिलेंगे 11 बिलियन, उसमें से थोड़ी सी लायबिलिटीज अदा करेंगे तो नेट में इनके पास 10.28 बिलियन के रिसीवेबल्स होंगे और उसकी पर शेयर वैल्यू बनती है 27.07 और फैक्टर है 1.56। उसके बाद है जी निशात चुनिया पावर। इसी तरह इनकी भी सेल्स ज्यादा हुई हैं, पैसा थोड़ा कम मिला है, लेकिन इनके रिसीवेबल्स भी बहुत ज्यादा हैं, तो फ्यूचर में जब वो मिलेंगे तो इनको फायदा होगा। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज निकाल दें तो वो तकरीबन उतने ही बन रहे हैं जितने रिसीवेबल्स हैं। इसका मतलब इनकी करंट लायबिलिटीज कम हो गई हैं, इन्होंने अपने शॉर्ट टर्म लोन्स कुछ अदा किए हैं। तो जैसे जैसे हुकूमत से मिलता जाएगा पैसा, इनके पास देने के लिए पैसा बढ़ता जाएगा। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज की पर शेयर वैल्यू है 43.81 और फैक्टर है 1.78। उसके बाद है जी निशात पावर। इसकी भी सेल्स ज्यादा हुई हैं, पैसे मिले हैं, लेकिन रिसीवेबल्स ज्यादा हुए हैं जो फ्यूचर में ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज निकाल दें तो ये 22.7 बिलियन है, जो कि बहुत अच्छा है। इसका मतलब है रिसीवेबल्स के अलावा भी इनके पास बहुत फालतू कैश पड़ा है या करंट एसेट्स पड़े हैं और उनकी टोटल पर शेयर वैल्यू बनती है 64.32। लेकिन उसके बाद 3 रुपए का डिविडेंड दिया तो फैक्टर निकालने के लिए वैल्यू बनी 61.32 पर शेयर और फैक्टर है 2.19। अब अगर देखें पीकेजीपी तो इसकी सेल्स थोड़ी कम हुई और पैसे उसके मुकाबले में ज्यादा मिले, इसलिए रिसीवेबल्स कम हुए हैं, लेकिन फिर भी अच्छे खासे हैं। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज निकालें तो 20 बिलियन बनते हैं। तो ये देखें इसकी तो लिक्विडिटी बहुत ही अच्छी है। रिसीवेबल्स के अलावा भी इनके पास 10 बिलियन का कैश पड़ा है। उसकी पर शेयर वैल्यू है 53.8, फैक्टर है 1.43। उसके बाद है जी सैफ पावर। इसके जो रिसीवेबल्स हैं इसकी सेल्स 7.3 बिलियन हुई हैं और कैश मिला है 8.1 बिलियन। तो रिसीवेबल थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन अगर इसके देखें इसके लोन्स काफी सारे हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स। तो इसके करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज निकाल दें तो सिर्फ 2 बिलियन बनते हैं। तो सपोज करें अगर हुकूमत 3 महीने में ये सारे पैसे इनको दे देती है तो ये तो अपनी लायबिलिटीज अदा ही करते रहेंगे और इनके पास डिविडेंड देने के लिए ज्यादा पैसे नहीं बनेंगे, इसीलिए इनकी फैक्टर वैल्यू बहुत कम है। बस ये है कि जब इनके सैफ सीमेंट की लिक्विडेशन कंप्लीट हो जाएगी तो 2 रुपए या 2.5 रुपए का डिविडेंड उसका देंगे किसी टाइम पे, लेकिन ये हमें आइडिया नहीं है वो कब तक होगा प्रोसेस, वो फालतू होगा। अब देखते हैं जी रेटिंग। तो सबसे पहले आ रहा है कैपको, उसके बाद है जी निशात पावर, उसके बाद है जी
निशात चुनिया पावर, उसके बाद है जी LPL, उसके बाद है जी PKGP, उसके बाद है जी ALTN, उसके बाद है जी कोही, उसके बाद EPQL और यहाँ भी SPWL आखिर में। ये इंफॉर्मेशन सिर्फ रिमाइंडर के तौर पे देख लें शेयर्स कितने हैं और एग्रीमेंट कब तक है। ALTN में सिर्फ ये है कि 6.6 बिलियन डिस्प्यूटेड हैं हुकूमत के साथ, उनके वकीलों के मुताबिक इनको मिल जाएंगे लेकिन इसमें देर लग सकती है। EPQL के उस तरह जो बना रहे हैं वो रिजर्व्स कम हो रहे हैं, वो अल्टरनेट्स को एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन इसकी शेयर वैल्यू में जो तेजी आई हुई है तो एंग्रो इसके शेयर्स फुल या पार्शियल बेचना चाहती है, तो वो उस वजह से है। एक बात अहम है कि सैफ पावर का एग्रीमेंट सबसे ज्यादा देर तक है, 2040 तक। तो लॉन्ग टर्म में अगर ये अपने लोन्स अदा कर लें तो ये बहुत बेहतर हो सकेगा, लेकिन पता नहीं कब करेंगे और कैसे करेंगे। इसी तरह निशात पावर और निशात चुनिया पावर का सबसे आगे है उसके बाद 2035 तक। बाकी सब का 27 से 30 तक एक्सपायर हो जाएगा और फिर वो कैपेसिटी पेमेंट्स वाला दोबारा रिन्यू नहीं होगा। उस हिसाब से निशात पावर, निशात चुनिया पावर और SPWL अगर इसकी रेटिंग बनाई जाए कि किसका एग्रीमेंट कितनी देर चलेगा, तो SPWL 1 निशात चुनिया पावर 2 पे और निशात पावर 3 पर बनेंगे। अब आखिर में हम देख लेते हैं कि इन कंपनीज की बुक वैल्यू कितनी है और उसके मुताबिक क्या रेटिंग बनेगी। आल्टन एनर्जी की हमने पहले इक्विटी लिख ली है और उसके बाद उसको शेयर से डिवाइड किया है तो उसकी बुक वैल्यू निकल आई है। तो इसकी इक्विटी है 16.65, बुक वैल्यू है 45.87 और प्राइस टू बुक वैल्यू है 0.52। तो ये प्राइस टू बुक वैल्यू जिसकी कम होगी वो ज्यादा अच्छा। EPQL की 15 बिलियन की इक्विटी है, बुक वैल्यू 46.48 है और प्राइस टू बुक वैल्यू 0.62। कोही की 5.3 बिलियन है, बुक वैल्यू है 31.25 और प्राइस टू बुक वैल्यू 1.17। कैप्को की 67 बिलियन इक्विटी है, बुक वैल्यू 76.44, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.35। लाल पीर की 14.5 बिलियन है, बुक वैल्यू बनती है 38.19 और प्राइस टू बुक वैल्यू है 0.45। निशात चुनिया पावर 25.6 बिलियन की इक्विटी है, बुक वैल्यू है 70 और प्राइस टू बुक वैल्यू है 0.35। निशात पावर की इक्विटी है 31.3 बिलियन, बुक वैल्यू है 88.53 और प्राइस टू बुक वैल्यू 0.32। पाकचन पावर इक्विटी है 23.9, बुक वैल्यू है 64.27, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.58। सैफ पावर इक्विटी है 12.37, बुक वैल्यू है 32.06 और प्राइस टू बुक वैल्यू है 0.59। अब रेटिंग देखते हैं। सबसे पहले है निशात पावर, उसके बाद है जी कैप्को, उसके बाद है जी निशात चुनिया पावर, उसके बाद है जी लाल पीर, उसके बाद है जी आल्टन एनर्जी, उसके बाद है जी PKGP, उसके बाद है जी सैफ पावर, उसके बाद है जी EPQL और आखिर में कोही। कोही का डिविडेंड बड़ा अच्छा है लेकिन बुक वैल्यू के हिसाब से थोड़ा कम है। आखिर में इन रेटिंग का एक स्नैपशॉट देख लेते हैं। तो ये था जी आज का सेशन। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।